जय हिंद दोस्तों। तो ये जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट है 69 बीपीएससी के लिए, और इस वीडियो में हम डिटेल में जो है हर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन से जो प्लेसेस हैं वो न्यूलिथिक साइट्स बिहार में आते हैं। ठीक है, बिहार के न्यूलिथिक साइट में आने वाले प्लेसेस कौन कौन से हैं। तो उसका सही आंसर होगा ये सभी। ठीक है, तो जैसे जो भी न्यूलिथिक साइट्स हैं, यानी न्यूलिथिक मतलब हो गया आपका जो नवपाषाण काल है। तो न्यूलिथिक साइट्स जैसे आपको चिरंद जो कि सारण में पड़ता है, वो भी एक न्यूलिथिक साइट है। मनेर जो कि पटना में है, उसके अलावा वैशाली में चेचर है, और गया में ताराडी है, और रोहतास में जो है सेनुअर है। ये यहाँ से जो है फाइन टूल्स मिले हैं, स्टोन के बने हुए जो है टूल्स मिले हैं जो कि बिलोंग करते हैं न्यूलिथिक एरा को। ठीक है, तो ये सभी जो है पहले का जो आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि वो सेनुअर, रोहतास, ताराडी, गया और चिरंद, सारण, ये सभी जो साइट्स हैं ये न्यूलिथिक साइट्स हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि आपको जो है यहाँ ऑथर्स की लिस्ट दी हुई है और किताब दी हुई है और इसको मैच करना है। तो मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी थी? तो मेगास्थनीज ने लिखी थी इंडिका। ठीक है, उसके अलावा टॉलमी टॉलमी ने लिखी थी ज्योग्राफी, और प्लाइनी ने लिखी थी नेचुरल हिस्टोरिका, और ह्यूंग सांग जो है जो चाइनीज़ ट्रैवलर था उसने किताब लिखी थी सी यू की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो सेकंड का सही आंसर है सी। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि हीनयान से कौन रिलेटेड है। ठीक है, तो जैसे बुद्धिज़्म जो है डिवाइड हो गया था हीनयान, महायान और वज्रयान में, 3 पार्ट में बुद्धिज़्म डिवाइड हुआ था। तो हीनयान में से जो है इसमें से कौन सा सेक्ट जो बिलोंग करता है हीनयान से? तो हीनयान से बिलोंग करता है स्वतंत्रिका। ठीक है, स्वतंत्रिका जो है वो हीनयान से बिलोंग करता है। तो हीनयान से वैवशिका और स्वतंत्रिका, ये 2 सेक्ट हैं हीनयान के, वैवशिका और स्वतंत्रिका। और ये मध्यमिका और विजयनवाड़ा जो है ये किससे बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है महायान से। ठीक है, मध्यमिका और विजयनवाड़ा जो है वो महायान से बिलोंग करता है, और स्वतंत्रिका और वैवशिका ये जो है बिलोंग करता है हीनयान से। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ए। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से बताना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो पहला है कि जो हड़प्पन पीपल्स थे वो जो है नेचर की पूजा करते थे। ठीक, उसके दूसरा है कि वो जो है उन्होंने जो है ग्रेट प्लेस ऑफ वर्शिप बनाए थे, और विच क्राफ्ट में बिलीव करते थे, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर होगा कि बी। फोर्थ का हो जाएगा बी, क्योंकि उनके द्वारा जो है ग्रेट प्लेस ऑफ वर्शिप जो है बनाया गया था। क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो नेचर की पूजा करते थे। ठीक है, नेचर की वर्शिप करते थे वो। ठीक है, नेचर की वर्शिप करते थे, लेकिन कोई भी जो वर्शिप प्लेसेस जैसे मंदिर वगैरह के कोई भी हमको सबूत जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन से नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे पूछा था नॉट करेक्ट कौन सा है, तो बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो मतलब कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप जो है जैसे टेम्पल वगैरह या कोई भी और चीज़, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई भी हमको जो है टेम्पल के प्रमाण नहीं मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो है यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कहाँ हुई थी? पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कहाँ पे हुई थी? तो इसका सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो हुई थी राजगिरी में। राजगिरी में जो सतपर्नी केव है, जो सतपर्नी की गुफा है, वहाँ पे हुई थी 483 बीसी में। 483 बीसी में जो है पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, और उस टाइम जो है अजातशत्रु थे। तो अजातशत्रु के टाइम पीरियड पे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, और इस बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड किया था महाकश्यप ने। ठीक है, महाकश्यप ने प्रिसाइड किया था, और अजातशत्रु के टाइम पे जो है ये पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था कि जो बुद्धा के जो टीचिंग थे उस टीचिंग को कंपाइल किया गया था विनय पिटक और सूत पिटक में। ठीक है, पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में जो बुद्धा की टीचिंग है उनको विनय पिटक और सूत पिटक में कंपाइल किया गया था। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि अग्रहरा के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर होगा कि अग्रहरा एक ज़मीन का टुकड़ा होता था जो कि ब्राह्मण्स को दिया जाता था। ठीक है, और इस पे उन पे जो है कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगाया जाता था। तो अग्रहरा जो है वो एक लैंड है जो कि ब्राह्मण्स को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवन्थ क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ लैंड वर केप्ट अंडर द अपरहत इन द गुप्ता पीरियड? गुप्ता टाइम पीरियड पे जो है अपरहत जो है किस टाइप का जो है लैंड हुआ करता था? तो अपरत होता था उस टाइम अनकल्टिवेटेड वाइड लैंड।
अनकल्टिवेटेड वाइड लैंड को अपरहत बोलते थे। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड थे गुप्ता पीरियड में, जैसे क्षेत्र, क्षेत्र एक लैंड होता था, उसको बोलते थे। जो फार्मिंग के लिए सूटेबल लैंड हो वो उसको बोलेंगे क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र जो फार्मिंग के लिए सूटेबल होगा। और उसके अलावा जैसे जो कैटल फीडिंग के लिए सूटेबल लैंड है उसको बोलते थे गोचर, जो कैटल फीडिंग के लिए सूटेबल लैंड है उसको गोचर बोलते थे। और अपहरत बोलते थे जो अनकल्टिवेबल वाइल्ड लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन से चाइनीज़ ट्रैवलर ने जो है नालंदा विजिट किया था, ठीक है, कौन से चाइनीज़ ट्रैवलर ने नालंदा विजिट किया था। तो इसका सही आंसर होगा डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि ह्यूंग सांग, इत्सिंग और फाहियान भी आया था। तो ह्यूंग सांग जो है वो इंडिया में 645 एडी तक रहा। ह्यूंग सांग जो है इंडिया में 645 एडी तक रहा और नालंदा में जो है ये पढ़ने आया था। और इत्सिंग जो है नालंदा आता है 670 एडी में, 670 एडी में इत्सिंग नालंदा आता है। और अपनी किताब में इत्सिंग ये भी कहता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे कई जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो विलेजेस थे उनके द्वारा जो है नालंदा को जो है कुछ दान वगैरह दिया जाता था और उसकी जो पूरा रेवेन्यू होता था उससे जो है नालंदा यूनिवर्सिटी का जो कार्य है वो हुआ करता था। तो इसका जो उल्लेख है वो इत्सिंग ने अपनी किताब में किया है। तो ह्यूंग सांग जो कि हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे आया था और इत्सिंग और फाहियान ये सभी चाइनीज़ ट्रैवलर जो हैं ये नालंदा में जो है पढ़े हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा रूलर था जिसने जो है सिकंदर सेकंड का टाइटल लिया था। तो सिकंदर सेकंड का टाइटल लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, सिकंदर सेकंड का टाइटल लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो सिकंदर सेकंड या उसको सिकंदर सैनी के नाम से भी जानते थे, सिकंदर सेकंड या सिकंदर सैनी के नाम से भी जानते थे अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कृष्णदेव राय जो है वो किससे रिलेटेड हैं, ठीक है। द फेमस रूलर कृष्णदेव राय वॉज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी ऑफ विजयनगर, विजयनगर के किस डायनेस्टी से जो है इनका संबंध है। तो सही आंसर है इसका तुलुवा। कृष्णदेव राय जो है वो तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ द कादरी सिलसिला, कादरी सिलसिला के फाउंडर कौन हैं। तो कादरी सिलसिला के फाउंडर हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ठीक है, कादरी सिलसिला के फाउंडर हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस साल जो है दशला सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था टोडरमल के द्वारा ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। दशला सिस्टम जो है किस वर्ष इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1580 में, ठीक है, एन ए दसला के नाम से 1580 में, एन ए दसला, ठीक है, एन ए दसला के नाम से 1580 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था टोडरमल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहत, जो ये राहत वर्ड है ये मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री के किससे संबंध रखता है, ठीक है, राहत का जो है मतलब क्या होता है। तो मिडाइवल हिस्ट्री में जो है राहत का मतलब है इरिगेशन सिस्टम से, ठीक से, ये मीन्स ऑफ इरिगेशन है राहत, मीन्स ऑफ इरिगेशन। तो इसका सी ऑप्शन सही है। 14th क्वेश्चन है हु वॉज द पेशवा ऑफ मराठा एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ पानीपत। तो जब पानीपत का युद्ध हुआ था उस समय जो है मराठा का पेशवा कौन था। तो उसका सही आंसर है बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव जो है इस टाइम जो है पानीपत के युद्ध जब हुआ उस टाइम जो है ये पेशवा थे। तो कब हुआ, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में 14 जनवरी 1761 को, 14 जनवरी 1761 को जो है बैटल ऑफ पानीपत होता है और अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में, जिसमें जो है मराठा को हार का सामना करना पड़ता है। तो उस टाइम जो पेशवा रहते हैं वो रहते हैं बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें से कौन सा काम जो है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा नहीं करवाया गया था, ठीक है, कौन सा काम लॉर्ड डलहौजी के द्वारा नहीं करवाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा डी, क्योंकि ये तीनों काम जो हैं वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा करवाए गए थे। जैसे जो पहली टेलीग्राफ लाइन थी वो स्टार्ट की गई थी कोलकाता और आगरा के बीच में 1853 में, ठीक है, कोलकाता से आगरा के बीच में ये लाइन शुरू की गई थी 1853 में। उसके अलावा जो नया पोस्ट ऑफिस एक्ट था वो पास हुआ था 1854 में। ये पोस्ट ऑफिस एक्ट जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पास किया गया था 1854 में। उसके अलावा 1854 में ही जो है PWD को इस्टेब्लिश किया गया था, यानी जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है PWD, इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी 1854 में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से जो है कौन सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है वो पास किया था ब्रिटिश टाइम पीरियड पे, सबसे पहला इंडियन कौन था? तो इसका सही आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि सबसे पहले सिविल सर्विस एग्ज़ाम पास करने वाले थे सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस ने जो है सबसे पहले सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है वो पास किया था। और सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है वो इंडियंस के लिए खोला गया था कब? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से इंडियंस को भी जो है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देने का जो शुरुआत है वो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से किया गया था। और 1863 में जो है सत्येंद्र नाथ बोस पहले ऐसे इंडियन बने जिन्होंने ये एग्ज़ाम पास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंट अवध स्टेट के फाउंडर कौन हैं? ठीक है, इंडिपेंडेंट अवध स्टेट के फाउंडर कौन हैं? तो इंडिपेंडेंट अवध स्टेट के फाउंडर थे सादत खान। ठीक है, सादत खान जो हैं वो इंडिपेंडेंट अवध स्टेट के फाउंडर थे और इनके द्वारा जो है फैज़ाबाद कैपिटल बनाई गई थी। ठीक है, अवध की जो कैपिटल थी इनके द्वारा फैज़ाबाद बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एक्ट के द्वारा महिलाओं को जो है वोटिंग राइट दिया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के द्वारा जो है महिलाओं को वोटिंग राइट दिया गया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 को हम मॉन्टे चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मॉन्टे चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, तो मॉन्टे चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 को। और इसमें जो है महिलाओं को वोट करने का जो अधिकार है वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो किस गवर्नर जनरल के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया कि फॉरेन कैपिटल इज़ एन इसेंशियल कंडीशन फॉर इंडियाज़ नेशनल डेवलपमेंट? ये स्टेटमेंट जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है ये स्टेटमेंट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह डिड सरदार वल्लभ भाई पटेल प्ले मेजर रोल? किस सत्याग्रह में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक अहम भूमिका निभाई थी? तो इसका सही आंसर होगा डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्यों? जैसे कि आपको पता है कि सरदार पटेल का जो जन्म है वो 1874 में हुआ। ठीक है, और उसके बाद जो है खेड़ा सत्याग्रह में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा जो है नागपुर के फ्लैग सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट किया और वलसाड सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट किया। और जो सरदार का टाइटल है, सरदार का जो टाइटल है वो इनको बरदोली सत्याग्रह में मिला था। बरदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था, 1928 में हुआ था बरदोली सत्याग्रह। और इसी सत्याग्रह के बाद जो है इनको सरदार का जो टाइटल है वो दिया गया था। बरदोली जो महिलाएं थीं वहाँ पे महिलाओं के द्वारा जो है इनको सरदार का टाइटल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आई एम एन एथिस्ट, ये आर्टिकल जो है किसने लिखा था? तो ये आर्टिकल लिखा था भगत सिंह जी ने। ठीक है, भगत सिंह जी के द्वारा जो है ये आर्टिकल लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने जो है हरिजन यात्रा जो है वर्धा से शुरू किया था और किस साल में शुरू किया था? तो 7 नवंबर 1933 को, ठीक है, 7 नवंबर 1933 को जो है गांधी जी ने हरिजन यात्रा वर्धा से शुरू किया था। ठीक है, वर्धा से जो है शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लाउड कमीशन, फ्लाउड कमीशन इनमें से किससे संबंधित है? तो फ्लाउड कमीशन संबंधित है लैंड रेवेन्यू से। फ्लाउड कमीशन जो है वो लैंड रेवेन्यू से संबंधित है। तो फ्लाउड कमीशन को हम बंगाल लैंड रेवेन्यू कमीशन के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो है जो लैंड टैक्स है वो जो है कम कर दिया गया था, क्योंकि उस समय जो है 1946 के आसपास तेभागा मूवमेंट चल रहा था। और तेभागा मूवमेंट की डिमांड थी बंगाल में कि जो लैंड पे जो इतना टैक्स लगाया जा रहा है उसको रिड्यूस कर दिया जाए। तो इसीलिए जो है फ्लाउड कमीशन लाया गया था और इसी के थ्रू जो है बंगाल लैंड रेवेन्यू जो कमीशन है उसकी स्थापना की गई और लैंड का जो रेट ऑफ टैक्स है उसको जो है कम कर दिया गया, यानी हाफ से जो है 1/3 कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन से सेशन में बनाया गया था, कौन से सेशन में जो है प्रिपेयर किया गया था उसको? तो उसका सही आंसर होगा मद्रास 1908। तो ये कांग्रेस का जो है 23वां सेशन था। ठीक है, मद्रास का जो सेशन था 1908 का ये 23वां सेशन था। और राय बिहारी बोस जो है इस सेशन को प्रिसाइड करते हैं। ठीक है, इस सेशन को प्रिसाइड करते हैं राय बिहारी बोस। और इस सेशन में जो है कांग्रेस का जो संविधान है वो प्रिपेयर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंड होल्डर सोसाइटी
का गठन जो है कब हुआ? तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी का गठन हुआ था 1838 में, और कलकत्ता में इसका गठन हुआ था 1838 में द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, डी एन टैगोर याद कर लीजिए, डी एन टैगोर, द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा जो है लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन किया गया था कलकत्ता में 1838 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में हुआ 12 नवंबर 1930 के से लेकर के 19 जनवरी 1931 के बीच में जो है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा डी, क्योंकि ये सभी करेक्टली मैच्ड है। जैसे जो दलित थे उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे भीमराव अम्बेडकर जी, बिजनेस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे थे होमी मोदी जी, और सिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे सरदार संपूर्ण सिंह जी। ठीक है, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहमदिया मूवमेंट के फाउंडर कौन हैं? तो अहमदिया मूवमेंट के फाउंडर हैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद। मिर्ज़ा गुलाम अहमद जो हैं वो इसके फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन टेक्स्ट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश? तो इंग्लिश में इनमें से कौन सा टेक्स्ट जो है सर विलियम जोन्स के द्वारा जो है ट्रांसलेट किया गया था? तो उसका सही आंसर है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया है सर विलियम जोन्स ने 1789 एडी में। 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम को सर विलियम जोन्स ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। और अभिज्ञान शकुंतलम लिखा किसके द्वारा गया है? तो कालिदास के द्वारा। कालिदास के द्वारा लिखा गया है अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन देखते हैं। तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान को जो है किस कॉन्स्पिरेसी केस में जो है डेथ पेनल्टी सुनाई गई थी? तो उसका सही आंसर होगा काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस था उसमें जो है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान को जो है डेथ पेनल्टी सुनाई गई थी। तो ये घटना है 1925 की। अगस्त 1925 में जो है लखनऊ के पास पड़ता है काकोरी। तो वहाँ पे जो है ट्रेन जो है लूटी गई थी। जो उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी उसके जो उसमें खजाने थे, हथियार वगैरह थे या और जो ट्रेजरी थी, वो सभी चीज़ जो है लूट लिया गया था रेवोल्यूशनरी लोगों के द्वारा। तो उसमें जो है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान को जो है फांसी की सज़ा दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदे मातरम जो है ये सबसे ज़्यादा जो है किस मूवमेंट के टाइम में जो है यूज़ किया गया? तो वंदे मातरम जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पीरियड पे, स्वदेशी आंदोलन के टाइम पीरियड पे यूज़ किया गया। कमेंट में आप ये बताइएगा कि वंदे मातरम जो है ये किसने ये नारा दिया था, वंदे मातरम का नारा जो है किसने दिया था, कमेंट में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस यूरोपियन कंपनी ने जो है इंडिया में लास्ट तक सर्वाइव किया? सबसे लास्ट में तक जो है इंडिया में रहने वाली कंपनी कौन सी है, कब किसने सर्वाइव किया? तो सही आंसर है इसका स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे लास्ट तक सर्वाइव किया। तो सबसे पहले आए थे पोर्चुगीज़ यानी पुर्तगाली, उसके बाद आए थे डच, उसके बाद आए थे ब्रिटिश, उसके बाद आए थे डेनिश के बाद आए थे फ्रेंच, और फ्रेंच के बाद आए थे स्वीडिश। ठीक है, सबसे लास्ट में ये स्वीडिश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो किस लेटर मुग़ल रूलर ने जजिया टैक्स को एबॉलिश किया था जो कि औरंगज़ेब के द्वारा लगाया गया था? तो जजिया कर को एबॉलिश किसने किया था? तो जजिया कर को एबॉलिश किया था बहादुर शाह फर्स्ट ने। बहादुर शाह फर्स्ट ने जो है एबॉलिश किया था। और बहादुर शाह का टाइम पीरियड रहा 1707 से लेके 1712 तक, और इसी बीच में जो है बहादुर शाह फर्स्ट के द्वारा जो है जजिया टैक्स को एबॉलिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिगो पीजेंट रिवॉल्ट जो है वो कब हुआ था? तो इंडिगो पीजेंट रिवॉल्ट हुआ था 1859 से 1860 के बीच में। ठीक है, 1859 से 1860 के बीच में इंडिगो पीजेंट रिवॉल्ट हुआ था, और इसके लीडर थे दिगंबर विश्वास और दूसरे एक और लीडर थे विष्णु विश्वास। ठीक है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास जो है वो इंडिगो पीजेंट रिवॉल्ट के लीडर थे। ठीक है, जो कि ये जो है बिहार और बंगाल के एरिया में ये रिवॉल्ट देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉयल नेवी रेबिलियन जो है 18 फरवरी 1946 को हुआ था, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था बॉम्बे से।
तो उस समय जो है नेवल शिप थी HMIS तलवार, HMIS तलवार। तो यहाँ की जो नेवी थी इसने जो है 18 फरवरी 1946 को बॉम्बे में जो है रिवोल्ट कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने जो है द इंडियन मुसलमान्स नाम की किताब लिखी? द इंडियन मुसलमान्स नाम की किताब जो है किसके द्वारा लिखी गई? तो उसका सही आंसर है नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये बुक लिखी गई है विलियम हंटर के द्वारा, विलियम हंटर। ठीक है, तो विलियम हंटर के द्वारा 1870 में जो है द इंडियन मुसलमान्स नाम की किताब जो है वो लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो है स्टेटमेंट दिया गया है और आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट है कि इलेक्शन इन आवर कंट्री आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमस इलेक्शन कमीशन। तो बात सही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द इलेक्शन कमिश्नर इज़ अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट। तो यहाँ ये कह रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उसको अपॉइंट करते हैं इंडिया के प्रेसिडेंट, और इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जवाबदेह है सरकार को। तो जवाबदेह नहीं है सरकार को, ये स्टेटमेंट गलत है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ए। यहाँ जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो एक परमानेंट बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है, जो कि जो भी इलेक्शंस होते हैं इंडिया में उसको कंडक्ट करने का काम जो है इलेक्शन कमीशन करती है। और जो स्टेट के इलेक्शंस होते हैं उसको कंडक्ट करने का काम स्टेट की जो इलेक्शन कमीशन है वो करती है। और जो चीफ और जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए और बाकी के जो उसके मेंबर्स होते हैं उसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, उसको अपॉइंट करने का काम करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन सरकार जो है उनके काम के बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आपको बताना है कि जो है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि मिज़ोरम एंड नागालैंड के पास जो है इक्वल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स है। ठीक है, मिज़ोरम और नागालैंड के पास इक्वल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि लोकसभा सीट्स और इक्वल इन ऑल यूनियन टेरिटरी, यानी सभी यूनियन टेरिटरीज़ में लोकसभा की सीट जो है इक्वल होती है। तो ये तो सरासर गलत स्टेटमेंट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, 37 का जो आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि लोकसभा की जो सीट्स है हर यूनियन टेरिटरी में अलग है। जैसे कि दिल्ली में 7 सीट है लोकसभा में, और जम्मू कश्मीर अगर देखें तो 5 है, दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव का जो है 2 केवल सीट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज़ प्लेस्ड ऑन विच ऑर्डर इन फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो किस ऑर्डर में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इसको रखा गया है? तो इसका सही आंसर है थर्ड। तो जैसा कि आपको पता है जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो आर्टिकल 51A में आता है। ठीक है, आर्टिकल 51A में आता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी, और जो इसमें थर्ड ड्यूटी है वो बात करता है टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेटमेंट है, 51A का क्लॉज 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिट जो इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो अगर मान लीजिए किसी अरेस्टेड पर्सन को कोर्ट के बिफोर जो है प्रोड्यूस करना है तो जो है कौन सा रिट इशू करेगा कोर्ट? तो यहाँ पे जो है इशू किया जाता है क्यो वारंटो। ठीक है, क्यो वारंटो नाम का जो क्यो वारंटो कह रहे हैं, ये हैबियस कॉर्पस, इसमें से डी होगा इसका आंसर। हैबियस कॉर्पस जो है इशू किया जाता है, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस द बॉडी, यानी जो जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए। तो आर्टिकल जो 32 है, आर्टिकल 32 के अंदर में आता है राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो इसमें जो है 5 तरह के रिट्स जो है कोर्ट इशू कर सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के अंडर में रिट इशू करता है, और जो हाई कोर्ट है वो आर्टिकल 226 के अंडर में रिट इशू करता है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है 5 तरह के रिट इशू करते हैं, जिसमें हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्श्योरी, क्यो वारंटो आता है। ठीक है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्श्योरी और क्यो वारंटो आता है, और इसके अलावा एक प्रोहिबिशन भी है। ठीक है, प्रोहिबिशन। तो कुल मिला के 5 रिट जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट तभी इशू कर सकता है रिट जब
किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ होगा, क्योंकि आर्टिकल 32 यहाँ पे खुद एक फंडामेंटल राइट है। तो अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा होता है तो आप डायरेक्ट जो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वहाँ पे क्या है कि 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो है रिट इशू कर सकता है। वहीं हाई कोर्ट जो है वो रिट इशू करता है, लेकिन रिट इशू करने के मामले में देखा जाए तो हाई कोर्ट की थोड़ी पावर यहाँ डाइवर्स है सुप्रीम कोर्ट से। क्यों? क्योंकि 226 के अंतर्गत जो है हाई कोर्ट जो है किसी भी मामले में रिट इशू कर सकता है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के मामले में ही रिट इशू कर सकता है, और हाई कोर्ट किसी भी मामले में फंडामेंटल राइट में भी करेगा, और साथ ही साथ उसके अलावा कोई लीगल मैटर होगा तो उसमें भी इशू कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के मामले में ही 32 का पावर यूज़ करके रिट इशू कर सकता है। तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी जो हाई कोर्ट की पावर है रिट इशू करने की, वो थोड़ी सी यहाँ पे डाइवर्स हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स से संबंधित जो है यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो पहले बात करता है आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 के लिए लिखा गया है कि नो दलित कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग ए टेम्पल, ऑफरिंग प्रेयर एंड यूजिंग पब्लिक फैसिलिटीज़। तो आर्टिकल 17 क्या है? तो आर्टिकल 17 है राइट अगेंस्ट जो है अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी के अंतर्गत जो है ये आता है। तो यहाँ पे जो है आप किसी भी दलित को जो है मंदिर में इंटर करने से या पूजा करने से आप मना नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो सही है। उसके अलावा 15 में देखें, दलित कैन रिजॉर्ट टू आर्टिकल 15 इफ़ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इज़ वायलेटेड, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे सही है। तो इसका सही आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। तो आर्टिकल 15 कहता है कि कोई भी सिटीज़न को जो है आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो किसी के साथ भी आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, उसके धर्म, जाति, रंग या जन्म स्थान के आधार पे जो है भेदभाव नहीं किया सकता है। तो दलित्स को भी जो है इक्वली राइट यहाँ पे प्राप्त है, चाहे कोई भी हो, सबके लिए जो है आर्टिकल 15 इक्वल राइट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, राज्यसभा के जो सदस्य हैं, उनका इलेक्शन कैसे होता है? तो राज्यसभा के जो मेंबर्स का जो इलेक्शन है उनको इलेक्ट करते हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे उनके द्वारा राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है, राज्यसभा मेंबर्स का चुनाव जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में जो है भाषा आती है, तो उससे रिलेटेड कौन सा नहीं है? तो उसका सही आंसर है 26, क्योंकि जो 26 अमेंडमेंट था वो बात करता था प्राइवी पर्स के एबॉलिशन की, ठीक है। प्राइवी पर्स के एबॉलिशन मतलब कि उस टाइम जो प्रिंसली स्टेट्स के राजा वगैरह हुआ करते थे, तो वो कोई सिस्टम जो है राजा महाराजा का कोई सिस्टम नहीं होगा, उसके एबॉलिशन की बात करता है ये 26 अमेंडमेंट, ठीक है। और बाकी जो 21 अमेंडमेंट और 71 अमेंडमेंट है ये जो है लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो 21 में जो है क्या किया गया था, सिंधी लैंग्वेज जो है उसको 8वीं अनुसूची में इंक्लूड किया गया था 21 अमेंडमेंट में, ठीक है। 1967 में हुआ था ये, 1967 में हुआ था। सिंधी लैंग्वेज को जो है संविधान में जो है दर्जा दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था सिंधी लैंग्वेज को। उसके अलावा 71 अमेंडमेंट के थ्रू मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी भाषा को जो है ऐड किया गया था 8th शेड्यूल में, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो है कौन से असेंबली ने प्रपोजल जो सबसे पहले जो है प्रपोज किया था, ठीक है, किसको द्वारा प्रपोज किया गया था? तो सबसे पहले जो है क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन आया था और इसके द्वारा कहा गया था कि इंडियंस जो है वो अपना संविधान जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन ऐसे प्रेसिडेंट रहे जो पहले तो वाइस प्रेसिडेंट थे और बाद में फिर जो है प्रेसिडेंट बने, ठीक है। पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और बाद में फिर प्रेसिडेंट बने। तो उसका सही आंसर है डी। क्यों? क्योंकि कई लोग ऐसे रहे जो कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद प्रेसिडेंट बने, जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। उनके अलावा वीवी गिरी थे, वीवी गिरी के द्वारा जो है वेंकट रमन थे, शंकर दयाल शर्मा थे और KR नारायण थे। तो ये सभी लोग जो है ये पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे और उसके बाद जो है राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें से आपको बताना है, 45वां क्वेश्चन है ये, कि कौन सा सही मैच नहीं है, ठीक है। तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था वो फॉरेनर 2 से संबंधित था। तो विदेश जाने का अधिकार भी जो है वो आपका एक फंडामेंटल राइट है, इस केस में ये जजमेंट दिया गया था। तो पहला तो सही है, तो ये आंसर नहीं होगा।
उसके बाद पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, जो कि राइट टू प्राइवेसी की बात करता है, तो ये भी सही है। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो कि बात करता है रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की, तो ये भी सही है। तो इसमें से जो है सभी स्टेटमेंट सही हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, इसमें से कौन सा जो है एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड नहीं है? तो उसका सही आंसर होगा नन ऑफ द एबव, क्योंकि ईस्ट अफ्रीका में पड़ता है सवाना। ठीक है, सवाना पड़ता है ईस्ट अफ्रीका में, जो कि एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। ब्राज़ील में पड़ता है कोम्पोस, और वेनेजुएला में पड़ता है लैनोस। ठीक है, वेनेजुएला में पड़ता है लैनोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सैलिनिटी क्या है। सैलिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन डैश ग्राम ऑफ वाटर, तो कितने ग्राम ऑफ वाटर में जो है होता है ये? तो 47 का सही आंसर होगा 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द सेकेंड मेजर वाटर सोर्स आफ्टर ओशन वाटर ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ। तो सेकेंड मेजर जो सोर्स है वो क्या है? तो सेकेंड मेजर सोर्स है ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर या इसको आइस कैप भी बोल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वाटर है वो ओशन का है, तो लगभग 97% पानी जो है ओशन में है। उसके अलावा लगभग 2% जो वाटर है वो आपको ग्लेशियर से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ग्राउंड वाटर में जो ग्राउंड वाटर है वो 0.68% है। फ्रेश वाटर जो है 0.009% है। ठीक है, ऐसे करके है। तो सबसे ज़्यादा वाटर जो है वो ओशन में है 97.3%। एग्जैक्ट अगर बात करें तो 97.3% है। नेक्स्ट हम देखेंगे 49th क्वेश्चन। तो इसमें जो है आपको पोजीशन बताना है कि ये जो है इमेज कौन सा पोजीशन बता रहा है। तो देखिए, सन है, उसके बाद मून है, फिर अर्थ है। तो यहाँ पे जो है अर्थ और सन के बीच में मून है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? तो जब मून सन और अर्थ के बीच में होता है तो इसको बोलते हैं सोलर इक्लिप्स, यानी सूर्य ग्रहण। ठीक है, और सीधी बात है, जब अर्थ के पास होगा मून, अगर मून अर्थ के पास होगा तो समुद्र में जो है लहरें ऊंची उठेंगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। तो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है लहरें ऊंची उठेंगी, तो यहाँ हाई टाइड भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए 49 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है पॉपुलेशन चेंज के लिए? कौन सा फैक्टर जो है पॉपुलेशन चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो उसका सही आंसर होगा बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। ठीक है, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन जो है ये रिस्पॉन्सिबल है पॉपुलेशन चेंज के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर बर्थ होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, डेथ होगा तो पॉपुलेशन घटेगी, माइग्रेशन होगा तब भी जो है पॉपुलेशन में चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कौन सा जो है सही मैच है। ठीक है, कौन सा जो है एक सही मैच है? तो पैटागोनिया जो है वो एक डेजर्ट है, वो अर्जेंटीना में है। तो इसका सही आंसर है ए, पैटागोनिया जो है वो अर्जेंटीना में है। और आटाकामा जो है वो कहाँ पे है? वो नॉर्थ चाइल में है। ठीक है, नॉर्थ चाइल में है। और काराकुम जो है वो तुर्कमेनिस्तान में है, सोमालिया में नहीं है। काराकोरम जो है वो तुर्कमेनिस्तान में है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा पैटागोनिया, जो कि अर्जेंटीना में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 15 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे जो है दोपहर का 2 बज रहा है तो 45 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे जो है टाइम क्या होगा? तो जैसा कि आपको पता है कि अगर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड है तो उसका डिफरेंस होता है 4 मिनट। ठीक है, 4 मिनट का डिफरेंस होता है, तो 60 पे हो जाएगा। ठीक है, आप पहले 15 और 45 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 60 हो जाएगा। तो 60 पे कितना डिफरेंस हो जाएगा? तो 60 इंटू 4 कर दीजिए, तो हो जाएगा 240 मिनट। 240 मिनट का मतलब हो गया करीब करीब 4 घंटे। ठीक है, करीब करीब 4 घंटे। तो उसका सही आंसर होगा सी, 4 2 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेब्राडोर करंट कहाँ पे लोकेटेड है? तो लेब्राडोर करंट जो है वो नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच में लोकेटेड है। नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच में लेब्राडोर करंट लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्फीयर में जो है एटमॉस्फेयर में जो है मेट्रॉइड्स इंटर करते हैं स्पेस से, जब तो वो बर्न करने लगते हैं, जलने लगते हैं। ठीक है, किस स्फीयर में वो जलने लगते हैं मेट्रॉइड्स? तो मेट्रॉइड्स जलने लगते हैं मीजोस्फीयर में। ठीक है, मीजोस्फीयर में, स्पेलिंग यहाँ गलत है, मीजोस्फीयर। ठीक है,
तो मिजोस्फीयर में जो है यहाँ पे मीटरॉइड्स जैसे एंटर करते हैं तो वो उसमें जो है आग पकड़ लेता है, वो जलने लगते हैं। तो मिजोस्फीयर जो होती है वो तीसरी लेयर है अर्थ की, जो कि 50 से 80 किलोमीटर के बीच में होती है, ठीक है, 50 से 80 किलोमीटर्स के बीच में होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरल सी कहाँ पे है, ठीक है, कोरल सी कहाँ लोकेटेड है। तो इसका सही आंसर होगा कोरल सी जो है वो नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और पर्टिकुलर बात करें तो जो साउथ पैसिफिक ओशन है, साउथ पैसिफिक ओशन के पास जो है ऑस्ट्रेलिया के पास कोरल सी जो है लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो बिहार का ग्रोथ रेट है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, वो कांस्टेंट प्राइजेस पे कितना है, ठीक है, परसेंटेज में। तो उसका सही आंसर है 11%। तो कांस्टेंट प्राइजेस पे जो है 11% बिहार का जीएसडीपी है और करंट प्राइजेस पे 15% है, ठीक है, करंट प्राइजेस पे बिहार का जीएसडीपी जो है 15% है और कांस्टेंट प्राइजेस पे बिहार का जो जीएसडीपी है वो 11% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग रेट ऑफ अर्बनाइजेशन क्या है, रेट ऑफ अर्बनाइजेशन कितना है। तो बिहार का जो रेट ऑफ अर्बनाइजेशन है वो 16.21% है, 16.21%। पिछले साल कितना था, पिछले साल था 15.3% और इस साल जो है वो 16.21% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट जो है 2023-24 का बिहार का कितना है, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट कितना है। इसका सही आंसर है 2.98%, 2.98% है और पिछले साल कितना था 3.47%, 3.47% जो है पिछले साल था और इस साल जो है फिजिकल डेफिसिट बिहार का 2.98% है। 59 क्वेश्चन है कि बिहार बजट के अकॉर्डिंग बिहार का ग्रोथ रेट कितना है। तो बिहार का ग्रोथ रेट है 15.24%, ठीक है, 15.24% जो है वो बिहार का ग्रोथ रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 7 प्रायोरिटीज ऑफ डिटरमाइंड डेवलपमेंट नेम्ड सप्तऋषि इन यूनियन बजट, ठीक है, तो यूनियन बजट में से जो है इसमें कौन सा इंक्लूडेड नहीं है। तो उसका सही आंसर है डी, क्योंकि इसमें से सभी जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, चाहे वो अनलिशिंग द पोटेंशियल हो, ग्रीन ग्रोथ हो, फाइनेंशियल सेक्टर हो, ठीक है, इसके अलावा यूथ पावर है और इसके अलावा इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। तो ये सभी जो है यूनियन बजट में के सप्तऋषि में जो है इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 2022 में जो है बहुत गिरा आरबीआई के डाटा के अकॉर्डिंग। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एट एंड ऑफ दिसंबर 2022। तो दिसंबर 2022 के अंत तक जो है इंडिया का फॉरेन रिजर्व कितना था। तो उसका सही आंसर है 562 बिलियन, ठीक है, 562 बिलियन जो है वो इंडिया का फॉरेन रिजर्व था दिसंबर 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2022 में जो है अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो जो है फ्री फूड ग्रेन्स जो है प्रोवाइड करेगी 81 करोड़ लोगों को, ठीक है, 81 करोड़ लोगों को जो है प्रोवाइड करेगी फ्री फूड ग्रेन। तो कितने टाइम पीरियड के लिए प्रोवाइड करेगी। तो उसका सही आंसर है 1 साल के लिए। तो 1 साल के लिए 81 करोड़ लोगों को जो है फ्री फूड प्रोवाइड किया गया अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भंडारी कमेटी का जो गठन है वो क्यों किया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर है नन ऑफ द अबव, क्योंकि भंडारी कमेटी का गठन जो है वो जो रूरल बैंक्स थे, तो रूरल बैंक्स को रीस्ट्रक्चर और रिफॉर्म करने के लिए भंडारी कमेटी का जो है गठन किया गया था 1994 में, ठीक है, 1994 में भंडारी कमीशन का गठन किया गया था ताकि जो रूरल बैंक्स हैं उनको जो है रीस्ट्रक्चर और रिफॉर्म किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने जो है रोलिंग प्लान जो है फॉर्म किया था, रोलिंग प्लान किसने फॉर्म किया था। तो इसका सही आंसर है नन ऑफ द अबव, क्योंकि रोलिंग प्लान जो है वो फॉर्म किया था गुन्नार मिर्दल ने, ठीक है, गुन्नार मिर्दल ने फॉर्म किया था और इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो उन्होंने अपनी किताब द एशियन ड्रामा में दिया और ये बात है 1978 की, 1978 की बात है, 1978 की।
ठीक है, तो गुन्नार मिर्दल ने जो है रूलिंग प्लान फॉर्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल प्लानिंग कमेटी। नेशनल प्लानिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था और जिसका गठन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो है 1938 में किया गया था। तो इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है सी, जवाहरलाल नेहरू जो है 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी का जो है गठन किया गया और जवाहरलाल नेहरू इसके चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन की जो थियरी है वो किसके द्वारा दी गई, तो ये दी गई है डार्विन के द्वारा। ठीक है, और डार्विन, चार्ल्स डार्विन का पूरा नाम है। तो इन्होंने जो है अपनी किताब द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बात की है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ चार्ल्स डार्विन की बुक है और इन्होंने जो है इसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बात की है। तो इनके द्वारा जो है थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से बैक्टीरिया जो है वो डीनाइट्रिफिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, किन बैक्टीरिया का योगदान है डीनाइट्रिफिकेशन में, तो इसका सही आंसर है मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि चाहे वो थियोबैसिलस हो, माइक्रोबैसिलस हो या साइनोबैक्टीरिया हो, ये सभी जो है डीनाइट्रिफिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेल, शेल्स, ऑयस्टर, कटलफिश, ऑक्टोपस, ये सभी जो है किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, तो ये सभी बिलोंग करते हैं मोलस्का ग्रुप से। ठीक है, मोलस्का ग्रुप से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट सेल में जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो प्लांट सेल में जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं प्लास्टिड्स। ठीक है, और ये प्लास्टिड्स ही होते हैं जो प्लांट को ये जो ग्रीन कलर है वो प्रोवाइड करते हैं। तो प्लांट को कलर प्रोवाइड करने का काम जो है वो प्लास्टिड्स करते हैं। तो प्लांट सेल्स में जैसे जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम, तो लाइसोसोम प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। ठीक है, उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो पिगमेंट्स जो है प्लांट सेल में प्लास्टिड की वजह से आता है, कलर जो है वो प्लास्टिड्स की वजह से आता है। अब बात करते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, तो कार्पेल और स्टेमन। ठीक है, स्टेमन भी होता है और कार्पेल भी होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, स्टेमन भी होता है और कार्पेल भी होता है। तो इस वीडियो में हमने टोटल जो है 70 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। बाकी के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।